स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट अहमद और आप देख रहे हैं कैंडिड टॉक करंट अफेयर्स। 29 अप्रैल एक ऐसा दिन जो सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस की वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन असली सवाल अब शुरू होते हैं। क्या बंगाल का ये चुनाव सिर्फ एक स्टेट की सरकार का फैसला करेगा या फिर ये 2029 के जनरल इलेक्शंस का रुख भी बदलने वाला है? क्या ये नतीजे किसी एक पार्टी की जीत या हार से ज़्यादा पूरे देश की राजनीति का एक नया नैरेटिव लिखने वाला है? इन्हीं गहरी और अहम सवालों को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बेबाक और मशहूर मारूफ सीनियर जर्नलिस्ट एस.ए. इसाकी सर, जिन्होंने एक लंबे तजुर्बे के साथ देश के राजनीति को गहराई से समझा है। इसाकी सर, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहले आज के दिन को देखें तो बंगाल में पोलिंग ख़त्म हो चुकी है और टर्नआउट भी काफ़ी है रहा है। तो आपके हिसाब से इस हाई वोट टर्नआउट को कैसे देखते हैं और क्या किसी ख़ास पॉलिटिकल मूड या चेंज की तरफ इशारा करता है? अपने मुल्क में बाकी रियासतों से कंपेयर करें बंगाल में, जनरली बंगाल में वोटर्स का टर्नआउट कभी भी हमेशा ज़्यादा ही होता है हर इलेक्शन में। गुज़िश्ता कई सालों से भी आप इलेक्शंस के अगर पोल परसेंटेज देखा गया तो बंगाल में जो है इलेक्शन में लोग बढ़ चढ़ के शामिल होते, उसमें वोटिंग करने में भी बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म बताते और वोट अपना जो राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको इस्तेमाल करने के वास्ते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी रेट भी बड़ा ज़्यादा है, वुमेन में अवेयरनेस ज़्यादा है, ये चीज़ें हैं। लेकिन इस बार जो है 92-93% ये हाईएस्ट टर्नओवर है। इसमें दो बात, फर्स्ट अगर टर्नओवर पोलिंग का परसेंटेज का हाईएस्ट टर्नओवर कैसा हो सकता, एक पहली बात अगर देखा गया तो क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वोट्स में डिलीशन बहुत ज़्यादा है, यानी एसआईआर से पहले 7.66 करोड़ से, यानी 7 करोड़ 66 लाख से भी ज़्यादा वोटर्स पहले लिस्ट हुए थे, एनरोल कर लिए थे। लेकिन उसमें से 92 लाख जो है एसआईआर के बाद डिलीट हो गया, तो मतलब टोटल नंबर में जो है कमी आ गई। तो इसके वजह से भी जो वोटर्स पार्टिसिपेट करे, अगर उसके हिसाब से कंपेयर करें तो आपको वोटर का परसेंटेज ज़्यादा दिख सकता है, एक पहली बात है। दूसरी बात है कि अगर आप जनरली देखा गया तो गवर्नमेंट के मतलब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, मतलब जो मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर लोगों के दिल में खुन्नस है, उसके ऊपर बर्दाश्त के बाहर है उसका बिहेवियर, तो उसको हराने की जोश में आके लोग वोट करने का एक पैटर्न रहता। जब तो जैसा ज़्यादा वोटिंग अगर हो गया तो उसको अपोजिशन को फ़ायदा होता बोल के एक फिनोमिना है। उसको क्वाइट अपोजिट भी आर्ग्यू करने वाले भी रहे, क्योंकि ज़्यादा हुआ बोले तो हमारे साथ में, हुकूमत के साथ में ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करना चाह रहे, ये हुकूमत को नहीं गिराना चाह रहे, इसीलिए ज़्यादा वोट परसेंटेज हुआ बोल के जनरली रूलिंग पार्टी आर्ग्यू करती। लेकिन बंगाल का किस्सा थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू में देखना है अपन। हाई परसेंटेज क्यों हुआ, क्योंकि ये एक पॉइंट जो है वोटर्स में डिलीशन होना और वोटर्स का लिस्ट कम हो जाना और लोगों का पार्टिसिपेट, उसके हिसाब से देखा गया तो 90-93% दो फेसेस पे मिला के फाइनल टर्नआउट के बाद में। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का मौजूदा हालात में तो उतना ज़्यादा नहीं देखा गया। और दूसरा हो सकता है कि भाई डिलीशन ऑफ वोट का ही मतलब आपका वोट निकाल दिए, आपको वोट करने का चांसेस नहीं है, मगर आपके घर में किसी एक को या दो लोगों को किसी को वोट मिल गया, और या नहीं तो आपका कारखाने ख़ानदान में या आपके पहचानत वालों पे, ऐसे लोग पूरे जो है मिल के नहीं किसी सूरत हाल में इस बार वोट करना ही है,
हम ये वोट को यूज़ करना ही है। और अगर ये बार वोट यूज़ नहीं करे तो दूसरी बार हमारे को ये भी वोट करने की चांस रहती नहीं रहती। और दूसरा, ये वोट SIR से नाम निकाल देने की वजह से दूसरे स्कीम्स हमारे वोट नहीं करे तो हमारे स्कीम्स कुछ ख़त्म हो जाते क्या, ये बोल के भी लोगों में दिल में डर पैदा हो गया। और ख़ास करके पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को टारगेट करके वोट निकाल दिए, उनके वोट जो है डिलीट कर दिए, बोल के एक लगाए, तो वो लोग जाना पोलिंग बूथ को ग्रुप्स में जाना देख के दूसरे ग्रुप्स को भी जो है शौर बढ़ के वो भी लोग बढ़ने की वजह से वहाँ पे इस बार वोटिंग परसेंटेज को बहुत ज़्यादा हुआ बोल के ये सुनने में आ रहा। मगर ओवरऑल एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो नहीं दिख रहा। हो सकता है कि भाई लोगों को हमारे वोट डिलीट कर दिए, हम उसको जो है जो लोग बचे हुए हैं उन्होंने अपना वो इस्तेमाल कर लेना है, और जिसके पास वो नहीं बाकी के लोगों को भी जो है बुला के उनको वोट इस्तेमाल करने में ज़्यादा सा एक अवेयरनेस क्रिएट करके लोग भारी पैमाने पे जो है जाके वोट करके रहते। और ये इलेक्शन कमीशन का क्लेम जो है इतना हाई परसेंटेज, बंगाल का प्राइड, ये सब बताना, ये सब क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपना वजूद को बैठी है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका विकार गिर गया और 162 बोल के हो गया। अब लोग जितना भी क्लेम कर रहे लोग जो है उसके ऊपर भरोसा उठ गया इलेक्शन कमीशन के ऊपर से। तो इलेक्शन कमीशन जो भी क्लेम कर रहे हैं उसको अपन नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन लोग मेन क्यों वोटिंग परसेंटेज बोले तो ये दो फैक्टर्स मेनली अपन देख सकते हैं। सर, अगर हम रिजल्ट के पॉसिबल सिनेरियोस की बात करें तो अगर टीएमसी फिर एक बार हुकूमत कायम करती हैं तो क्या ममता बनर्जी की नेशनल पॉलिटिक्स में पोजीशन और ज़्यादा मजबूत हो सकती है? ये इलेक्शन में 2-3 पॉइंट्स अहम चीज़ों पे जो पर इलेक्शन का रिजल्ट जो है नेशनल पॉलिटिक्स को किस तरह चेंज कर सकता। सपोज अपन फर्स्ट पॉइंट अगर लेंगे कि वहाँ पे बीजेपी इस बार पहले से भी ज़्यादा यानी बढ़ चढ़कर लड़ी वहाँ पे और उसको बहुत ज़्यादा प्रेस्टेज ली। और कभी भी माजी में नहीं जैसा जो है 2.5 लाख CRPF फोर्सेस को उतारना, SIR इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में है। देखो किसी तरह से जो है बीजेपी बंगाल में अपना मकाम बनाने के वास्ते कोशिश कर रही 100% है। तो फर्स्ट पॉइंट एक है कि एक पॉलिटिकल के हिसाब से ईस्ट इंडिया मतलब ईस्ट जो पार्ट है उसके ऊपर कब्जा लेने का मेन पॉइंट है बंगाल। वेस्ट बंगाल में जीतने से फ़ायदा क्या होता है, एक पार्लियामेंट सीट्स, अब मैं समझता हूँ 12 सीट से 18 सीट कुछ है सब्जेक्ट टू करेक्शन, वहाँ पे जितने भी 42 सीट्स जो भी है वेस्ट बंगाल में, वो वेस्ट बंगाल के सीट्स में से जो है ज़्यादातर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मेन एम जो है पूरे नॉर्थ और इधर बंगाल, ये गुजरात अपने कब्ज़े में है, उत्तर प्रदेश अपने कब्ज़े में है, बिहार कब्ज़े में है, ये 3 स्टेट्स महाराष्ट्र, हरियाणा और अब वेस्ट बंगाल। साउथ में उनका अभी तक तो कोई एंट्री पॉइंट नहीं हुआ, का लास्ट तक 24 तक कर्नाटका इलेक्शंस तक कर्नाटका में थी। अब कर्नाटका में भी जो है वहाँ पे नहीं, अब कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई ना, तो मेन उसका कंसंट्रेशन जो है ये चीज़ें हासिल कर लेने के बाद में बंगाल के ऊपर से जो है पहला वहाँ पे अपना मकाम बनाने के ऐसे बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसमें 2 पॉइंट्स है, पॉलिटिकली ईस्ट इंडिया के तरफ से जो है पार्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया को अपने कब्जे में लेना, उससे भी बड़ा ज़्यादा है कि वह सबसे बड़ा पोर्ट पॉइंट है वहाँ पे, सी शोर, तो वहाँ से जो है पूरा उधर ईस्ट एशिया को कवर करने के लिए जो लास्ट रास्ता है वहाँ पे मेन पोर्ट है, वो पोर्ट को ले लेके भी वो पोर्ट के ऊपर कब्जा जा रहा है। अब पोर्ट के ऊपर कब्जा बोले तो आप इंडियन के पोर्ट्स किसके हाथ में है, पूरे अदानी के हाथ पे है, अदानी कंपनीज में। तो वहाँ पे भी वो पोर्ट का भी तृणमूल कांग्रेस मतलब ममता बनर्जी के पीरियड में भी टेंडर्स बुलाए गए, पहले टेंडर जो है अदानी को ही कायम किया गया, लेकिन फिर उसके बाद में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट होने के बाद में तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है, ममता बनर्जी की गवर्नमेंट, वो अदानी का पोर्ट को जो है कैंसिल कर दी। जब से अगर वहाँ पे अभी तक जो है वहाँ पे 25,000-30,000 करोड़ रुपए वहाँ पे इन्वेस्ट करके वहाँ से जो है पूरा वहाँ पे अगर ईस्ट एशिया मिल गया तो अब
मुल्क में जितने भी पोर्ट्स हैं पूरे पोर्ट के मालिक, जैसे अब एयरपोर्ट्स के सारे एयरपोर्ट्स के तकरीबन मालिक अदानी है, उसी तरह सी पोर्ट्स के भी मालिक बन जाएंगे। और पूरा ईस्ट एशिया को जो है ट्रांसपोर्टेशन मतलब एसेंशियल गुड्स, ऑयल वगैरह आना जाना सब एवरीथिंग जो है अपने कंट्रोल में आ जाएगा। तो मेनली वहाँ पे इसीलिए जो है वहाँ हज़ारों करोड़ों रुपए जो है खर्चा करके बीजेपी प्रेस्टेज लेके, और अमित शाह वहीं बैठे। मैं समझता हूँ इन्हों कितने रोड शो के बेहिसाब रोड शो करे प्राइम मिनिस्टर, ये सब करके वो लोग वहाँ पे जीत हासिल करने की पॉइंट ऑफ व्यू में है। तो अगर वहाँ पे हार गए तो समझो नेशनल परसेप्शन में नेशनल का पॉलिटिकल सिनेरियो भी चेंज हो सकता, क्योंकि जैसा ही अगर बीजेपी फिर वहाँ पे हार गई, ममता बनर्जी जीत गई, तो ममता बनर्जी का जो है मेनली अब नेशनल पॉलिटिक्स को के ऊपर डेफिनेटली, और ममता बनर्जी कई टाइम से जो है इंडिकेशंस तो दे रही कि भाई हम दिल्ली के ऊपर बैठेंगे, मतलब प्राइम मिनिस्टर होने का ख्वाहिश रहता ना, कोई भी चीफ मिनिस्टर होने के बाद प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए ख्वाहिश कर रहे होने से नेक्स्ट टारगेट हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए इमीडिएट कंटेक्स्ट भी नको करो, बीजेपी को टक्कर देने के लिए तो ममता बनर्जी को मोरल सपोर्ट मिल जाएगा। अगर बीजेपी जीत गई वहाँ पे तो अब समझो पूरा नेशनल पॉलिटिक्स परसेप्ट में पूरा चेंज आ जाएगा। अब दूसरा कोई पार्टी, इसके पहले मैं बिहार के वक्त भी अपन इलेक्शन के वक्त बात करते वक्त अपन डिस्कशन करे थे, वो डिस्कशन में भी यही पॉइंट आया था कि बिहार अब लोग हासिल कर दिए तो नेक्स्ट वो लोगों का बंगाल है बोल के। अब वो बंगाल के अगर बंगाल ले लिए तो पूरा नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया पूरा जो है अपने कब्जे में आ जाता उनका, तो इमीडिएटली जो है नेक्स्ट अब वो लोग टारगेट करेंगे साउथ। अब साउथ को इमीडिएटली जो है यार, अब साउथ में तब यहाँ पे अभी तक जो एग्जिट पोल्स आए थे वहाँ पे तो तमिलनाडु में तो डीएमके आ रही, केरला में कांग्रेस का और ईडीएफ का फ्रंट जोड़ी है वो आने के वास्ते दिख रहा। पांडिचेरी तो स्मॉलर स्टेट है तो वहाँ पे कुछ उतना ज़्यादा है नहीं, बिकॉज स्मॉल स्टेट है। तो मेनली तमिलनाडु में तो कोई भी अगर जीता तो कोई भी लोग रीजनल पार्टी जीतेगा। तो मेनली जो है एक तो ममता बनर्जी का कद एकदम नेशनल लेवल पे ये हो जाएंगे, और फोर्थ टाइम चीफ मिनिस्टर, फोर्थ टाइम जीतना और बीजेपी को हराना। और बीजेपी अभी ये जो अभी तक एग्जिट पोल्स आए थे उसमें जो है जितना भी नेशनल मीडिया है जैसा गोदी मीडिया जो भी दिल्ली बेस्ड है वो पूरा जो है बीजेपी को प्रोजेक्ट करे, लेकिन सेम टाइम बंगाल का जो लोकल मीडिया है और नेशनल चैनल्स के जो बंगाल विंग्स है जैसा कि एबीपी का बंगाल चैनल वगैरह, ये सब जो है ममता बनर्जी जीत रही बोल के बता रहे। और दूसरी बात है कि एवरीथिंग पहले से सस्पेक्ट कर रहे हैं कि एवरीथिंग जिसके ऊपर डिपेंड हुआ है वो है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन रोल को लेके तो सब लोगों को डाउट है, पहले से लोगों के जहन में वो बैठा हुआ है, क्योंकि आखिरी मिनट में लोग जो है कुछ धांधली करके ईवीएम्स में कुछ धांधली कर दिए तो इलेक्शन रिजल्ट ये होता बोल के जो ममता बनर्जी पहले से गड़बड़ कर रही थी उसका जो है एक दो इंसिडेंट्स हुए थे कल रात में, जहाँ से ममता बनर्जी कॉन्टेस्ट कर रही वही इसमें बीजेपी का कैंडिडेट है शुवेंदु अधिकारी। तो वहाँ पे एक स्ट्रांग रूम में ये लोग चले गए, अनऑथराइज्ड पर्सन्स चले गए, हमारे को इतला नहीं दिए, जाके जो है वो कुछ वो इलेक्शन कमीशन बता रहे कि भाई नहीं हम पोस्टल बैलेट छाटने के वास्ते गए थे, हम इन्फॉर्म करे थे तृणमूल कांग्रेस को भी इंटीमेशन दिए थे, ईमेल भेजाए थे आप लोगों का भी नुमाइंदा भेजो बोल के, मगर वो लोग इग्नोर कर दिए, हमारे को जाना पड़ा हम करे, मगर ईवीएम्स इंटैक्ट है बोल के। और कहीं और एक दूसरी जगह भी कहीं ऐसा इंसिडेंट हुआ, और ममता बनर्जी तो कल रात के 12 बजे तक जो है वहाँ पे धरना वगैरह दे के आई थी। तो ऐसे इंसिडेंट्स में क्या है लोगों के नज़र में थोड़ा डाउट क्रिएट होता इलेक्शन कमीशन को लेके। और ये बीजेपी को जीतना, अब समझो बीजेपी अगर जीत गई तो 2029 का इलेक्शन का पूरा सिनेरियो परसेप्शन ही चेंज हो जाता। अगर ममता बनर्जी जीती तो इसका इम्पैक्ट 2029 के इलेक्शन पे भी रहता। अगर टीएमसी स्ट्रॉन्ग कमबैक करती है तो क्या हम ममता बनर्जी को 2029 के लिए
अपोजिशन का एक स्ट्रॉन्ग फेस के तौर पे देख सकते हैं? वही मैं अब जब से बताया था आपको पहले आंसर में, अगर चौथी बार ममता बनर्जी जीत गई, बीजेपी कहीं 100 सीट के अंदर अगर फिर वहाँ पे भी सीमित हो गई, तो डेफिनेटली 2029 इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेचर के लिए रीजनल पार्टीज, अब देखो कांग्रेस पार्टी है 2024 इलेक्शंस में के बाद, अब 100 सीट जीतने के बाद में 99 सीट्स एमपी सीट के बाद में, पहले से भी उससे पहले यानी 2024 इलेक्शन से पहले से एक प्रोजेक्शन ये लेके आ रहा है कि भाई मोदी के अल्टरनेटिव राहुल गांधी की इसीलिए जो है वो पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा है ना, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद जितने भी उनके हैं, अब एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन नेक्स्ट कौन है बोले तो वही पिक्चर है। इसीलिए वो लोग अगर इंडिया का जो इंडिया ब्लॉक बनाए थे ना पूरे जब भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कन्वीनर किसको बनाना, फर्स्ट ऑफ ऑल नीतीश कुमार भी पहले थे, उसके बाद छोड़ के फिर उधर चले गए बिहार चीफ मिनिस्टर, और किसको कन्वीनर को लेके भी जोड़ा, एक कंसेंसस क्रिएट नहीं हुआ। तो अब प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के लिए और रीजनल पार्टीज का फ्यूचर के लिए पूरे रीजनल पार्टी से एक होना, तो उसमें हमेशा अखिलेश यादव साथ देंगे, ममता बनर्जी का, स्टालिन भी साथ जाने के चांसेस रहते हैं, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव तो ममता बनर्जी को 100% प्रोजेक्ट करेंगे। तो इससे ये होता कि भाई कांग्रेस थोड़ा सेकेंडरी स्टेज को आके ममता बनर्जी जो है फर्स्ट कंटेंडर के जैसा उभरने के चांसेस में आते नेशनल परसेप इसमें। तो डेफिनेटली और एक फेडरल फ्रंट, अब इंडिया ब्लॉक जाके फेडरल फ्रंट या किसी के भी नाम से, और एक फ्रंट 2029 इलेक्शन से पहले सामने आने की चांसेस जो है कल 4 तारीख के रिजल्ट्स के बाद एक एमर्ज होने के चांसेस है। इसाक़ी सर, अगर हम बीजेपी के स्ट्रैटेजी को देखें तो उन्होंने लोकल कल्चर और रीजनल आइडेंटिटी पर काफ़ी फोकस किया। क्या ये अप्रोच ग्राउंड पर सक्सेस रही, और क्या ये आने वाले इलेक्शन के लिए ब्लूप्रिंट बन सकती है? बीजेपी का कैंपेनिंग स्टाइल देखिए तो वहाँ पे बंगाली कल्चर को जो है ज़्यादा प्रमोट करने के, मसीहा जैसा प्रोजेक्ट अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश बहुत करे थे वो लोग। एक पहली पॉइंट है वहाँ पे, और बंगालियों का नाता जो है मछली के साथ बहुत गहरा रिश्ता है, उनका कल्चर में जो है मच्छी एक इंटीग्रल पार्ट है। तो उसको लेके जो है ये अनुराग ठाकुर वगैरह बैठ के खुलेआम मंगल के दिन तिलक लगा के खाना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था, वो एक पॉइंट है। और दूसरी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी ओन करे। यहाँ पे क्या है, अगर बीजेपी अगर सही भी होगी 19 अगर विन हो गई, समझो अगर जीत गई, तो रियल एक हिस्टोरिकल इवेंट ही है, क्योंकि 1947 के बाद में वहाँ पे पूरा जो है थोड़े दिन कांग्रेस रहा, उसके बाद में पूरा जो है वो सीपीएम का, कम्युनिस्टों का बैस्टन बन गया। वो बैस्टन को जो है 2011 में ममता बनर्जी तोड़ के फिर 3 टर्म्स अब जो है 2026 हो गया है। तो एक्चुअली और वो लोगों को आइडियोलॉजिकली देखा तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बीजेपी के और आरएसएस के जो है ना, तो उसका बर्थ प्लेस भी जो है वेस्ट बंगाल है। तो ये लोग पूरे ये कॉन्सेप्ट पूरा जो है उसको प्रोजेक्ट करके वहाँ पे अपना मकाम बनाने की बीजेपी को चांस मिल जाती है, और पॉलिटिकली मैं बोला था ना पूरा वो पेनेट्रेट हो जाते, और फाइनेंशियली उनका जो मेन कॉरपोरेट जो सपोर्ट है वहाँ पे भी उनका बेस बन जाने के वास्ते पोर्ट वगैरह सब पूरा जो है, क्योंकि वेस्ट बंगाल आपको जूट इंडस्ट्रीज़ के लिए, फिश और पोर्ट, ये पूरा हर चीज़ के लिए जो है वहाँ पे, और कई सारे इश्यूज़ के लिए लेके वहाँ पे एक बड़ा वेस्ट बंगाल इसे ख़ास करके टेक्सटाइल मार्केट, एक बिग टेक्सटाइल मार्केट है वहाँ पे। तो ये पूरा जो है एक ग्रुप के अंडर आ जाएगा। तो ये लोगों को बीजेपी को जो है ईस्ट इंडिया में फाइनेंशियली और पॉलिटिकली जो है स्ट्रांग बैस्टन बनाने की कोशिश हो जाती, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली नेशनल
पॉलिटिकल सीनरियो पे होगा उसका ये। सर, अगर बीजेपी यहाँ स्ट्रांग पोजीशन हासिल करती है तो क्या इसका इम्पैक्ट नेशनल लेवल पर पॉलिसी डिसीजंस जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी देखने को मिल सकता है? मेनली यहाँ पे अब देखो, वेस्ट बंगाल में अगर बीजेपी जीत गई तो एसआईआर सक्सेस हो गया जैसा, क्योंकि बिहार में टोटल वन साइड वोटिंग के जैसा जो है वहाँ पे टोटली बिहार में ऑलमोस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गई, बन गई, और बाद में इनके सपोर्ट में वहाँ पे गवर्नमेंट चला रही, वो अलग बात है। और जहाँ जहाँ पे एसआईआर का अटेम्प्ट कर ली थी वहाँ पे जो है बीजेपी को, अब यहाँ पे भी एसआईआर का एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया तो एसआईआर पूरा इसी तरीके से जो है पूरे स्टेट्स में इम्प्लीमेंट होता। और जब एसआईआर में आप कहाँ तक लेके आ गए, आपको एसआईआर इज़ नथिंग बट आपका सिटीजनशिप को डिसाइड करना बोल के भी चल रहा ना पूरा, क्योंकि आपके पास पासपोर्ट रहे तो आपको वोटिंग राइट मिलना या नहीं, ये बाकी के लोग, ये पूरा जो कंट्रोवर्सी जिसके ऊपर एसआईआर के गोल है, तो जैसा ही अगर मिल गया, और वहाँ पे मुसलमानों का उत्तर प्रदेश के बाद में नेक्स्ट हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल में है। आपको वेस्ट बंगाल को में मुस्लिम पॉपुलेशन में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन टीएमसी को सपोर्ट है। अगर वैसी जगह अगर ये हो गया तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का इश्यू अगर बंगाल में अगर जगह बना ली तो आपको, वही मैं बना रहा हूँ, आपको नेशनल में पूरा ग्रिप आ गया, जैसे एक्सेप्ट साउथ इंडिया में छोड़ के आपको पूरा नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया में आपको आ गया, क्योंकि असम भी वो लोग आई जीतते बोल रहे हैं। अगर अब गिनती करो ना, असम, दिल्ली, हरियाणा, अपना उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, इधर आगे, अब आगे तो ये पूरे जितने भी, मध्य प्रदेश, ये पूरे स्टेट्स, पूरे गोवा वगैरह पूरा उधर से लेके महाराष्ट्र यानी वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, अब एक मिल बचता साउथ। तो यहाँ 3 ग्रिप आपको, 3 मुल्क के 4 कोने, 4 हिस्सों में, 4 कार्नर्स में, 3 कार्नर्स आपके हाथ आने के बाद में एक कार्नर को आप क्यों अहमियत देंगे? पहली बात है, इनकी ये मेजॉरिटी से काम निकाल लेंगे ना जी। तो वही का काम हुआ था ना परसों, जो अब वो बिल तो पास नहीं हुआ। अगर बिल 131 अमेंडमेंट जो है, जिसके वुमेन बिल बोल के लेके आके उसके पीछे से जो डिलिमिटेशन लगाए थे, वो पार्लियामेंट में वोटिंग होने के बाद में डिफीट हो गया था ना। अगर वो हो क्या रहे तो ये सेम पूरा ये 3 में, अब उसमें वेस्ट बंगाल भी अगर शामिल हो गया, इनके हाथ में आ गया, तो 100% जो है मनमानी जो बीजेपी चाहती वही होता। तो अब उसमें यूसीसी आता, एनआरसी आता, और जो भी जितने भी जुड़े हैं वो सब लाने की कोशिश करते। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ गया, उसके बाद में जो है, अब जैसा बता रहे, अब 92 लाख वोटर्स को निकाल देना, और उनको अगर आपको वोट नहीं है बोले तो आपका गिनती किस में आएगा? आप सेकेंडरी सिटीजन हैं, आप नॉट ए प्राइमरी सिटीजन ऑफ द कंट्री होते हैं ना। प्राइमरी सिटीजन तो नहीं है, आप सेकेंडरी सिटीजन बन जाएंगे, आपको वोट नहीं है तो मेजॉरिटी कम्युनिटी को तो यूसीसी भी लेके आते, यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी जो है पुश करने के चांसेस 100% रहते हैं। सर, अगर दूसरी तरफ टीएमसी को नुकसान होता है तो क्या पार्टी के लिए ये सिर्फ सेटबैक होगा, या फिर उनके लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल फ्यूचर पे भी सवाल उठ सकता है? आप पूछिए, अगर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस हार गई, ममता बनर्जी हार गई, तो 100% जो है उसका हालत जैसा कि अब आप इमीडिएटली तो नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे क्या है, लीडरशिप क्राइसिस भी होगा उसमें। अब ये पूरा वहाँ पे लोकल 15 साल से पावर में है, दूसरा अपने बलबूते पे ममता बनर्जी जो है पार्टी को रखी, वही वैसा ही स्ट्रांग बेस, अगर उसका बेस, अगर मेन लीडर ही हिल गया, जैसा कि अरविंद केजरीवाल हारते ही अब क्या हो गया, परसों 7 MP चले गए राज्यसभा मेंबर से, उसी तरह जो है बीजेपी डेफिनेटली वहाँ पे खोखला कर देने की कोशिश करती है। और ऑलरेडी इनके पूरे, अगर नेक्स्ट कौन ममता बनर्जी के बाद कौन है बोले तो अभिषेक बनर्जी, भांजे को लेके नेक्स्ट, मतलब लेगेसी कौन लेके जाएंगे तृणमूल का बोले तो अभिषेक बनर्जी का है। लेकिन अभिषेक बनर्जी के ऊपर, अभिषेक बनर्जी के वाइफ के ऊपर ऑलरेडी ईडी केसेस पेंडिंग है, और कई बड़े लीडर्स ऑफ वेस्ट बंगाल के लोगों के ऊपर केसेस पेंडिंग है। तो अब ये सब खंगालेंगी। अब जैसा कि
इलेक्शन शुरू होने से पहले अप्रैल के पहले हफ्ते में ही आईपैक के ऊपर अटैक करे थी बीजेपी जाके। आईपैक बोले तो इलेक्शन का जो पहले तो उसको प्रशांत किशोर लगाया था, उसके बाद प्रशांत किशोर वहाँ से हट गया। जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी बनाने वाली एक कंपनी, वो कंपनी के ऊपर अटैक करे। वहाँ पे ममता बनर्जी जाके वहाँ से लैपटॉप वगैरह उठा के लेके आ गए। वो कंपनी का जो कुछ भी इंचार्ज है फिलहाल प्रशांत किशोर के बाद में, उसको अरेस्ट करे थे। उसको बेल को कल तक जो है अपोज कर रहे थे। इलेक्शन खत्म हुआ, उसका बेल अपोज नहीं मिला, उनको बेल मिल गया। मतलब क्या है, ये पूरा जो है एक स्ट्रैटेजी के तौर पे बीजेपी तो ईडी को सीबीआई को इस्तेमाल करके किस तरह से जो है लोगों को रेप तो खुलेआम हो गया। अब वो आप परसों जो आप से गए सो 7 MPs में भी उसमें तकरीबन लोगों के ऊपर ओनली केसेस के वगैरह से गए। वो लवली यूनिवर्सिटी का प्रोपराइटर क्या मित्तल कुछ नाम एक ये लोगों को पूरे के ऊपर केसेस, राघव चड्डा के ऊपर भी कुछ ईडी के केसेस, ये लोग पूरा डरा धमका के जो है वो इसी तरह वहाँ पे बचे कुछ जो भी बचे, अब जीते सो वाले भी अगर वो लोगों को तोड़ के जो है वहाँ पे अपना जैसा नीतीश कुमार जैसे वाले को नोवेयर कर दिए। उनके ऊपर ना कोई करप्शन चार्ज है, कुछ भी नहीं है, खाली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू में निकाल के हल्लू वहाँ से हटाए तो कुछ वहाँ छू बोलने वाला भी नहीं है पार्टी में है। बाकी के लोगों को जितने भी उनके साथ में है वो लोगों को सेंट्रल मिनिस्टर, एक कोई सेंट्रल मिनिस्टर दे दिए और एक दूसरा को कुछ और एक मिठाई का डब्बा दे दिए। वो पूरे जनता दल यूनाइटेड JDU जो है खामोश। उसी तरह TMC को भी जो है वहाँ पे रूइन का, अगर TMC रूइन हो गई समझो जब, अब बीजेपी का एम एक ही है, जितने भी रीजनल पार्टीज हैं वो रीजनल पार्टीज को एक एक पत्ता कट कर रहे हैं। अब JDU का पत्ता खत्म ही हो गया ना। अब नीतीश के बाद कौन लेके जाएंगे उनको, उसका बेटा तो लेके जाने के पोजीशन पे नहीं है, तो वो ख़त्म हो गया। अब बच्चे कुछ ज़्यादा रीजनल पार्टीज बच्चे कहाँ पे हैं, आम आदमी का पार्टी का भी नामाडल हो गया। उतनी बड़ी स्ट्रांग पार्टी शिवसेना को 2 टुकड़े करके छोड़ दिए, वो भी रुइन हो गया। जितने असम गण परिषद को भी ये लोग पहले AGP असम गण परिषद को भी बीजेपी गोद में ले ली, उसके बाद में जो है उसे ख़त्म कर दी। तो ऐसा पूरे अब बचे कौन सा, साउथ में आ गए तो आपको तेलुगु देशम पार्टी है, ओके, यहाँ पे BRS है, दो पार्टी से, और उधर जनसेना बोल के पवन कल्याण की पार्टी 3 है। तमिलनाडु में DMK है और वहाँ पे AIDMK है। TV के बोल के ये विजय और एक पार्टी लगाया था। तो ये छोड़, अब ये पार्टी अब अगर नेक्स्ट अगर सोचे समझे तो इमीडिएटली जो है, क्योंकि अब गवर्नमेंट को ही गिरना का चांसेस कम हो गए क्योंकि पूरे JDU के उधर आ गए 1-2 लोगों को। तो यहाँ पे अब टोटल जो है नल्ली दबा के रखे चंद्रबाबू नायडू का। हो सकता है कि फिर MPs में अगर फूट भी डाल दिया MPs को तो ऑटोमेटिकली तेलुगु देशम को भी जो है चांसेस ब्लिक हो जाते, और 1-2 MP सो जनसेना कुछ कर नहीं सकता क्योंकि अभी वो उभर रहा सो पार्टी है ना। तो ये ऐसे सिलसिले में ये रीजनल पार्टीज़ को ख़त्म करना बीजेपी का मेन एजेंडा है। पहले तो गोद में लेते, उसके बाद ख़त्म कर देते। तो अब ऑलरेडी आम आदमी पार्टी जो गोद में आया उसको तो स्लो पॉइजन, जो नहीं आया उसके साथ अटैक करके ये कर देते। तो अब बचेगा कौन, कांग्रेस, और कांग्रेस जो है इमीडिएटली रिवाइवल होने की चांसेस नहीं है। ऐसा अगर ऐसे सिचुएशन में बची कुछ चांसेस है बोले तो ममता बनर्जी को, अगर ममता बनर्जी हार गई तो समझो टोटल जो है पार्टी को रुइन कर दे के नोवेयर कर देती बीजेपी, तो पार्टी को भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। सर, इस इलेक्शन के दौरान सेंट्रल फोर्सेस, इलेक्शन कमीशन और कई इंस्टीट्यूशंस के रोल पर भी काफ़ी संगीन सवाल उठे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसका असर आगे चलकर फेडरल सिस्टम यानी केंद्र और राज्यों के बीच का जो पावर सिस्टम है, क्या इस पर भी असर पड़ सकता है? देखो, इंडियन का फेडरल स्ट्रक्चर खास करके 12 साल में जितना ज़्यादा डिटीरिएट होना है उतना ज़्यादा डिटीरिएट हो गया, डिस्टेबलाइज हो गया। जैसा कि इलेक्शन कंडक्ट करने का इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट में जो नया कानून ला के
उसमें से चीफ जस्टिस को हटा दे के गवर्नमेंट के साइड से प्राइम मिनिस्टर और उनके से नाम जब्त किया गया कैबिनेट मिनिस्टर है ना बोलकर डिसाइड करके जब अपॉइंटमेंट करे तो इमीडिएटली जो है एक तो इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट के हाथ में कठपुतली बन गई जैसा। एक फर्स्ट फेडरल स्ट्रक्चर को मेन क्या है, फेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, एवरीवन इज एक वोट करके डेमोक्रेसी में अपना हुकूमत चुन लेना। उसका वो कराने वाला कौन है? इलेक्शन कमीशन। तो उसको ही आप हाथ में ले लिए, उसके आपके हाथ में कठपुतली बन गई, तो आप फेडरल स्ट्रक्चर जो है हिल गया। और सीबीआई ईडी और सीबीआई ईडी का कितना सा इस्तेमाल बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, उस जितने एलिगेशंस आए इसके ऊपर माजी में कोई हुकूमत इतना इस्तेमाल नहीं करी अपोजिशन के खिलाफ। और इवन सीबीआई के डायरेक्टर को लेके आधी रात को चला, इस पहले आज से चंद साल पहले जो आधी रात को ड्रामा चला था, एक को अपॉइंटमेंट करके फिर वो जाके उन्होंने चार्ज नहीं लेके, ये सब पूरा एक गड़बड़ चला था ना। ये इस तरह के अपॉइंटमेंट्स, और सुप्रीम कोर्ट भी जो है इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट्स को लेके, ईडी डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट्स को लेके गवर्नमेंट को पुल आउट करे, सो ऐसे कोई इंसिडेंट्स माजी में नहीं है। ये सिर्फ 12 साल के पीरियड में जो है बीजेपी में ही हुए। तो अब सीबीआई को उसको, और देखो अभी तक इलेक्शंस कभी भी हुए तो जनरली नाम के वास्ते पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजाते, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल वायलेंस होने के चांसेस है। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस का प्रेजेंस जो है थोड़ा सा लोगों के दिल में खौफ पैदा करता है, क्योंकि वेपन वगैरह लेके ठहरे रहते सब ये बोल के। लोकल पुलिस वालों के बोले तो लोकल कॉन्टैक्ट रहता, लोकल वालों से डरते नहीं बोल के पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेके आके लगा के इलेक्शन कंडक्ट करने का एक रीत और रिवाज है। तो अब सिर्फ एक स्टेट इलेक्शन के लिए 2.5 लाख पुलिस, 3 लाख पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपी और बीएसएफ के फोर्सेस इस्तेमाल करे बोले तो आप अंदाज़ा लगा सकते कि भाई किस तरह से इलेक्शन कंडक्ट कर सकती सेंट्रल गवर्नमेंट के आड़ में, इलेक्शन कमीशन के आड़ में सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी फ्रंट पिक्चर में तो इलेक्शन कमीशन रहता, पूरे डायरेक्शन पूरे यहाँ से मिलते। तो अब फेडरल स्ट्रक्चर कहाँ रहेगा? खाक वो तो हिल जाएगा। तो अब ये बीजेपी अगर वेस्ट बंगाल आ गई तो फेडरल सिस्टम के ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता, वो तो खुलेआम आपको देखने में मिलेगा। ये तो आइंदा चल के अब जैसा ही 4 तारीख को आप इलेक्शन का रिजल्ट्स के बाद में आपको अंदाज़ा लग सकता है, उसके बाद में पॉलिटिकल सिनेरियोस कैसा होंगे, उसके बाद में जो अभी एनडीए में जो पार्टीज़ है, हाँ, तो अगर एक बार अगर बीजेपी जीत गई था तमिलनाडु में, सॉरी वेस्ट बंगाल में, तो डेफिनेटली उन अपना इम्पैक्ट बताने के वास्ते पूरे रीजनल पार्टीज को, अभी तो चंद्रबाबू नायडू से ज़रूरत है बोल के थोड़े दिन उनको बख्श देंगे, मगर बाकी के जितने भी हैं वो लोगों को कट करके अपने में मिला लेने का, मर्ज कर लेने का, ये सब जो है कोशिश भी शुरू हो जाएंगे। क्योंकि 2029 इसमें उसको पूरा ये इलेक्शन के बाद इमीडिएटली वो काम शुरू हो जाएंगे। और बाकी के आने उसके बाद नेक्स्ट बिग इलेक्शन बोले तो उत्तर प्रदेश ही है, 2027 में जो है उत्तर प्रदेश का इलेक्शन ही है। जब तक पिक्चर थोड़ा से चेंज करने की कोशिश करेंगी पॉलिटिकल सिनेरियो का। सर, किसी एक पार्टी को साफ बहुमत ना मिले तो क्या फिर से पार्टीज के बीच जोड़ तोड़ और सपोर्ट जमा करने का सिलसिला शुरू हो सकता है? अब एक्चुअली वेस्ट बंगाल में हंग पाल असेंबली होता बोल के, तो ऐसा माहौल क्योंकि इलेक्शन टीएमसी और बीजेपी के बीच में ही हुआ, कांग्रेस भी है वहाँ पे, उसकी मौजूदगी वो सर्टेन पॉकेट्स में है। हो सकता है कि क्योंकि अब ये एग्जिट पोल्स में बता रहे हैं ना 6 या 12 सीट्स ऐसा बोल के, वो लोग ये मैक्सिमम आए तो भी जो है वो लोग 6 या 7 सीट में, कांग्रेस तो बीजेपी को जाके सपोर्ट करने की सवाल नहीं पैदा होती। तो अगर कुछ भी ज़रूरत पड़ा तो जो है टीएमसी को सपोर्ट कर दे, अगर इन केस हंग असेंबली आके कुछ 10-12 सीटा में कुछ कम पड़े तो, और 1-2 कोई सीट्स जो है। अभी ये बार लास्ट टाइम यहाँ पे एक अच्छा, मैं एक जगह पढ़ा कहीं, एक वेस्ट बंगाल के कोई एक सीनियर जर्नलिस्ट बात कर रहे थे कल शायद, हाँ, तो लास्ट टाइम थोड़े पॉकेट्स में मुस्लिम एमएलएस जीते थे
जो अदर पार्टीज के थे, टीएमसी के अलावा 2-3 जगहों पे थे। अब और लास्ट टाइम मुस्लिम वोट थोड़ा सा स्प्लिट हुआ था वहाँ पे, क्योंकि मुस्लिम बोल के इस वास्ते बोल रहा हूँ, मुस्लिम इज ए डिसाइडिंग फैक्टर है वहाँ पे 125 सीट्स में। तो लास्ट टाइम क्या हुआ, थोड़ा डिवाइड हुआ था वोट। ये बार वैसा भी नहीं गई, एकजुट होके एक ही तरफ वोट गया बोल के बोल रहे। अगर ऐसे सूरत हालत में देखा गया तो टीएमसी को जो है बहुत ज़्यादा एडज रहता। इन केस आ गया, थोड़ा बहुत भी इधर उधर होके हो गया तो मैक्सिमम आए कांग्रेस, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं हुआ बोले तो कांग्रेस को भी नहीं गया। और वो बंदा कोई था बाबरी मस्जिद बनाने वाला, उसका तो हुमायूं कबीर, वो तो नोवेरी हो गया पूरे इलेक्शन में, कहीं उनकी आवाज़ तो नहीं है। तो ऐसे सूरत हाल में जो है हंग असेंबली वहाँ पे आने के, अगर रहा सवाल ऐसा कुछ चांसेस मिला तो टीएमसी को तोड़ देने की कोशिश बीजेपी बहुत ज़्यादा करेंगे। टीएमसी में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को तोड़ के वहाँ पे उसको नोवेयर करके मोरली उसको डाई डाउन करने के वास्ते 100% जो है बीजेपी कोशिश करेंगे वहाँ पे। लेकिन ऐसी सूरत हाल होती है, मैं समझता हूँ हो गया तो बीजेपी होंगी या नहीं तो टीएमसी होंगी। हंग आने का चांसेस तो नहीं है, हंग आए तो जो है हो सकता है। लेकिन अभी वो लोग का भी इतना कोई डबल डिजिट में अगर जीत रही कांग्रेस, डबल डिजिट में वहाँ पे लेफ्ट पार्टीज है वो जीत रहे बोल के बोले तो नहीं, वो लोगों को भी सिंगल नंबर्स बता रहे लोग। कांग्रेस को ही कुछ 10 या 6 से लेके 12 सीट्स कुछ बता रहे थे, या 6 से 8 बताए कुछ, कहीं बोले तो ये एग्जिट पोल्स में कई लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन अगर बीजेपी को कुछ सीट्स अगर कम पड़ गए तो फर्स्ट उसका टारगेट जो रहेगा टीएमसी को तोड़ने का। लेफ्ट पार्टीज तो आके इमीडिएटली उसको सपोर्ट करने के चांसेस कम रहते, कांग्रेस तो जाके सपोर्ट नहीं करती। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज 99% टीएमसी को देंगे, लेकिन टीएमसी के साथ में लेफ्ट पार्टीज को वहाँ पे ज़ाती दुश्मनी आई बोल के कुछ हुआ तो 1-2 सीट्स रह के वो लोग आउटसाइड सपोर्ट कुछ करने के चांसेस रहते, मगर ऐसा सीन नहीं होगा मेरे ख्याल से। मेरे को जितना तक कभी तक देखते आया, मैं पढ़ते आया हुआ हूँ, तो वो हिसाब से देख रहा हूँ कि भाई किसी को भी आए तो क्लियर कट मेजॉरिटी से आएंगे वो लोग। सर, आखिर में 4 मई के जो नतीजे आने वाले हैं, क्या ये सिर्फ बंगाल तक सीमित रहेंगे या फिर ये पूरे देश की राजनीति का रुख बदलने का साबित हो सकता है? आपके हिसाब से ये चुनाव का सबसे बड़ा संदेश क्या मिलने वाला है देश के जनता के लिए? वेस्ट बंगाल का रिजल्ट पूरे नेशन के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। नेशनल पॉलिटिक्स का पूरा सीन को चेंज कर देगा। एक चाहे बीजेपी जीतो चाहे टीएमसी जीतो, टीएमसी जीते तो रीजनल पार्टीज पूरा को जो है थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिल जाएगा। तो रीजनल पार्टीज पूरा एक होके और एक अल्टरनेटिव फोर्स बनाने को, उसमें बीआरएस भी ज्वाइन हो सकती है। अगर तेलुगु देशम अभी उधर रहे ना तो जगन मोहन रेड्डी नाम के वास्ते वहाँ पे तेलुगु देशम का अपोजिशन है, मगर उन्होंने भी बीजेपी के गोद में ही बैठ के हैं। ये 2 पार्टीज को छोड़ दे के आंध्र प्रदेश में इधर देखे तो बीआरएस उसके साथ में जाने के चांसेस रहते। उधर से अगर डीएमके भी आ गया समझो, तो पूरे जितने भी रीजनल पार्टीज साउथ में हैं और नॉर्थ में है सो पार्टी, समाजवादी पार्टी रहने दो, आम आदमी पार्टी रहने दो, और जितने भी जिगर पार्टीज है ये पूरा, इवन तेजस्वी यादव का आरजेडी, ये लोग पूरे जो है एकजुट होके बीजेपी को अल्टरनेटिव फोर्स हो सकता है कि भाई ऐसे कट्टे सी कांग्रेस को भी ज्वाइन कर लेके उसको और ये आगे लेके जाने के वास्ते कोशिश एक होने का, एक क्योंकि वहाँ पे वो परसेप्शन कैसा चेंज होता है। ये बीजेपी अगर जीत गई तो वन वे चले जाने की कोशिश करेंगी, यूसीसी का फिर आएगा, एनआरसी का लाएंगा, क्योंकि पॉलराइज करने के वास्ते 2029 तक पॉलराइज करने के वास्ते, और उत्तर प्रदेश इलेक्शन भी जीतना है ना, तो उत्तर प्रदेश इलेक्शन जीतना है बोले तो फिर ये हिंदू मुस्लिम एचएम फैक्टर को जो है और आग देना पड़ता उसको। तो इसीलिए जो है वो भी तो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन जो है 100% नेशनल पॉलिटिकल सीन को चेंज करेंगे, उसका रिजल्ट 4 तारीख के बाद में एक। और दूसरा जो है ये पूरे इलेक्शंस में, अब बिहार इलेक्शन में भी देखो, बिहार इलेक्शन में जैसा भी जो भी गवर्नमेंट्स पावर में हैं तो वो लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्शन से पहले लोगों को किसी तरह कैश ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं।
जैसा कि वहाँ 10-10 हज़ार रुपये दे दिए जब नीतीश कुमार के गवर्नमेंट में, अभी ममता बनर्जी भी कुछ लक्ष्मी भंडार वगैरह वगैरह बोल के 10-15 हज़ार 5,000 कुछ जो भी है 1,500 रुपये कुछ है पूरे वुमेन को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करी। वहाँ पे बीजेपी नहीं है बोल के, जहाँ पे असम में बीजेपी 18-18 हज़ार रुपये दे दिए। असम जो है वो असम का चीफ मिनिस्टर क्या हेमंता बिश्वा शर्मा, तो कुछ 18,000 रुपये का स्कीम है वहाँ पे। ऐसे स्कीमा पे पूरा जो है मनी ट्रांसफ़र ये कर लेने की कोशिश। तो इलेक्शन से पहले जो गवर्नमेंट रूलिंग में रह रही वो लोग वोटर्स को वो करने के वास्ते, मतलब अट्रैक्ट करने के वास्ते ये पैसे ट्रांसफ़र का स्कीम शुरू हो गया। ये स्कीम जो है पूरे जो जहाँ जहाँ पे भी इलेक्शन होगा, जहाँ जहाँ पे रूलिंग पार्टीज है वो लोग करेंगे। डीएम के भी कुछ स्कीम से अनाउंस करके कुछ कैश ट्रांसफर्स वगैरह करी थी शायद इलेक्शन से पहले। तो ये एक सिस्टम, एक जो है जो भी है रेवड़ी का स्कीम तो चलेगा, है ना, मिठाई बांटने का स्कीम तो चलेगा। वो कौन से पैमाने पे चलेगा, कितना कितना कैश कितना ये होगा देखा जाएगा वो इलेक्शंस के पे। तो एंटायर से तो ओवरऑल ये क्या है बोले तो एक पूरा बीजेपी तो पॉलराइजिंग ऑफ मेजॉरिटी वोट को लेके आके माइनॉरिटी को डरा के अपना ये संभालने की कोशिश कर रही। सेम टाइम रीजनल पार्टीज रहेंगे वो लोग सेक्युलर फ्लैंक पे जो चल रहे, कहाँ पे कामयाब हो रहे कहाँ पे नहीं हो रहे। मगर अब वेस्ट बंगाल में जो है ये चीज़ के ऊपर बहुत बड़ा डिस्कशन होगा अगर मुस्लिम जीत गई, क्योंकि वहाँ पे वुमेन वोटर का भी जो है 93%, 91 या 92% को वुमेन वोटर्स का भी टर्नआउट है। तो जब भी वुमेन वोटर जो है अभी तक 3 इलेक्शंस में ममता बनर्जी के साथ में ही है, तो अब वही भी एक फैक्टर है ना, तो वुमेन्स का फैक्टर है। ये सब चीज़ें देखा गया तो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन तो नेशनल सीनरी को चेंज करेगा और जो है इलेक्शन पैटर्न को भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो भी हुकूमत में बैठा ये इंस्टीट्यूशंस को जो है इस्तेमाल करेगा। और अगर कल पूरा चेंज होके फिर इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का एक्ट वगैरह नए एक्ट्स बनाने की कोशिश हुई तो 2029 के बाद में कुछ होता, मगर 29 के इलेक्शंस तो जो प्रेजेंट सेटअप में ही होगा वो जो है बीजेपी लेके जाने के वास्ते कोशिश करती, क्योंकि टीएमसी वहाँ पे वेस्ट बंगाल में हारे, इस बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट तो गिरने वाला नहीं है, वो पे चेंज नहीं होता। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने बीजेपी के सामने है, सो इमीडिएट क्या है, उत्तर प्रदेश इलेक्शन है 2027 में, तो वो इलेक्शन में जैसा है हासिल कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मेन दारोमदार वहीं पे पड़ा हुआ है 80 सीट्स, क्योंकि अब तो डिलिमिटेशन होने वाला नहीं है, यही सेम 543 में ही छोड़ा, तो 80 सीट्स में अब 61 सीट्स लास्ट टाइम गिर गए थे ना पूरा, तो लास्ट उससे पहले जो है 70, उसके बाद 79 सीट्स जो जीते, उसके बाद 2024 के पहले 2019 के इलेक्शन में, उससे पहले के इलेक्शन में, तो 15-19 इलेक्शन में अच्छा सा परफॉर्मेंस रहा वाला 14-19 और 24 में उत्तर प्रदेश में जो है उनको बहुत ज़्यादा डेंट हुआ, अखिलेश यादव को वहाँ पे प्लस हुआ। तो इसीलिए अब उत्तर प्रदेश में जो है किसी तरह से वो लोग अपना फिर वहाँ मजबूत कर लेना है, इसीलिए जो है ये इलेक्शन को लोग इस्तेमाल कर लिया। और इसके बाद में जीत गए तो उत्तर प्रदेश वो लोगों को केक वाक होता अपना वेस्ट बंगाल का रिजल्ट्स में, नहीं बोले तो उत्तर प्रदेश भी जो है टाइट होगा। अगर उत्तर प्रदेश टाइट हो गया, उत्तर प्रदेश में हुकूमत बीजेपी की हुकूमत अगर चेंज हो गई तो 2029 इलेक्शंस विल बी वेरी अलग हो जाएगा उसको। सर, आपने अपने तजुर्बे और बेबाकी के साथ बंगाल के इस चुनाव को सिर्फ समझाया नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपे हुए सियासी पहलुओं को भी रोशन किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया, हमारी जो दिल की बात है आपके ऑडियंस के साथ में शेयर करने की मौका देने के लिए आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, 4 मई की काउंटिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, ये फैसला करेगी कि हिंदुस्तान की सियासत किस दिशा में बढ़ेगी और कौन सा नैरेटिव आने वाले सालों में डोमिनेट करेगा। अब सवाल सिर्फ जीत या हार का नहीं, बल्कि उस असर का है जो पूरे देश पर पड़ेगा। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। आपका क्या ख्याल है?
क्या बंगाल का ये चुनाव वाकई 2029 के लिए एक सिग्नल है या फिर इसके नतीजे कुछ और कहानी बयान करेंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हर नज़रिया इस सियासी तस्वीर को समझने में अहम होता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इश्यूज सिंपली और सीधे अंदाज में समझना चाहें तो कैंडिड टॉक्स के साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नया एपिसोड आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।